आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पहले मिट्टी में दफन हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता। हमारे सामने है पुरातात्विक रिपोर्ट, नई जेनेटिक रिसर्च और इतिहासकारों के नोट्स। और हमारा मकसद है इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर ये समझना कि पुरातत्वविद कैसे सिर्फ टूटी हुई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों से एक पूरी की पूरी गुमशुदा सभ्यता की कहानी लिखते हैं। और ये कहानी एक जासूसी पहेली से शुरू होती है। हमें एक मोहर मिलती है जिस पर मान लीजिए एक बैल बना है और कुछ निशान हैं जो एक भाषा की तरह दिखते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि आज 4,500 साल बाद भी हम उस भाषा का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाए हैं। तो हमें जासूसों की तरह काम करना पड़ता है और उनके छोड़े गए दूसरे सुरागों से, जैसे उनके शहर, उनके औजार, यहाँ तक कि उनकी हड्डियों से उनके जीवन की तस्वीर बनानी पड़ती है। तो चलिए इन जासूसों के साथ इस तहकीकात को शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि ये सभ्यता कितनी बड़ी थी। हम किसी एक शहर की बात कर रहे हैं या एक पूरे साम्राज्य की? नहीं, एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र की। आप सोचिए, अफगानिस्तान से लेकर भारत में महाराष्ट्र तक और पाकिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक। ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो भी उनसे बड़ा इलाका था। वाकई? हाँ, इसका जो सबसे विकसित शहरी दौर था, जिसे हम परिपक्व हड़प्पा काल कहते हैं, वो करीब 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चला। अब तक 2000 से ज्यादा बस्तियां खोजी जा चुकी हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी जैसे महानगर भी शामिल हैं। ठीक है, तो इलाका बहुत बड़ा था, पर इन जासूसों यानी पुरातत्वविदों को पहला सुराग मिलता कहाँ से है कि ये लोग जीते कैसे थे, क्या खाते थे? पहला सुराग मिलता है जले हुए दानों और जानवरों की हड्डियों से। ये छोटे छोटे अधजले अवशेष एक तरह से टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं। अच्छा। जब पुरातत्व वनस्पतिविद प्राचीन पौधों के जो विशेषज्ञ होते हैं, वो इन दानों की माइक्रोस्कोप से जांच करते हैं तो वे बता सकते हैं कि ये गेहूं है, जौ है या दाल। और हड्डियों से? और जब पुरातत्व प्राणी विज्ञानी हड्डियों को देखते हैं तो वे पालतू जानवरों जैसे मवेशी, भेड़, बकरी और जंगली जानवरों जैसे हिरण के अवशेषों में फर्क कर पाते हैं। मतलब हर छोटी से छोटी चीजें कहानी कह रही हैं। खेती के बारे में भी क्या ऐसे ही सुराग मिलते हैं? बिल्कुल, हमें मिट्टी के बने बैल और हल के खिलौने मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे खेतों की जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सबसे मजबूत सबूत वो मिला है राजस्थान के कालीबंगन में। कालीबंगन? हाँ, मैंने सुना है। वहां पुरातत्वविदों को एक पूरा का पूरा जुता हुआ खेत मिला है जो आज से हजारों साल पहले जैसा था वैसा ही मिट्टी में दब गया। एक पूरा खेत? ये तो कमाल है। हाँ, और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि उस खेत में हल से बनी 2 तरह की रेखाएं थीं जो एक दूसरे को समकोण पर काट रही थीं। ये इस बात का संकेत है कि वे एक ही समय में 2 अलग-अलग फसलें उगाते थे। एक साथ 2 फसलें? जी हाँ, ये आज के किसानों की तरह ही एक बहुत उन्नत तकनीक थी और सिंचाई के लिए भी उन्होंने तरीके विकसित किए थे। अफगानिस्तान के शोरतुगई में नहरों के निशान हैं और गुजरात के धौलावीरा में तो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए पत्थर काट कर बनाए गए विशाल जलाशय मिले हैं। तो खेती और पानी को सहेजने में जो ये प्लानिंग दिखती है, क्या वैसी ही एडवांस प्लानिंग उनके शहरों में भी नजर आती है? मैंने सुना है कि मोहनजोदारो तो किसी आधुनिक शहर जैसा था। आधुनिक से भी बेहतर कह सकते हैं कुछ मामलों में। मोहनजोदारो शहरी नियोजन का एक अजूबा है। शहर साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटा था। एक ऊंचा गढ़ या सिटाडेल जहां शायद बड़ी इमारतें थी, और एक विशाल निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। लेकिन जो बात हैरान करती है वो है ग्रिड पैटर्न। सड़कें एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। पूरा शहर किसी चेसबोर्ड की तरह दिखता है। और मैंने ईंटों के बारे में भी कुछ सुना है। सिर्फ ईंटों का एक जैसा होना इतनी बड़ी बात क्यों है? हर जगह तो ईंटें बनती हैं। बात एक जैसा होने की नहीं है, बात है कितने बड़े इलाके में एक जैसा होने की। आप सोचिए जरा, आज से 4,500 साल पहले बिना किसी आधुनिक कम्युनिकेशन के अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक लाखों वर्ग किलोमीटर में फैले सैकड़ों शहरों में जो ईंटें लग रही थी, उनका साइज एक ही था। एक ही अनुपात में? बिल्कुल, लंबाई ऊंचाई से 4 गुनी और चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी। ये महज संयोग नहीं हो सकता। ये किसी जबरदस्त सामाजिक या राजनीतिक संगठन की तरफ इशारा करता है, जिसका रहस्य हम आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं।
ये तो सच में सोचने वाली बात है। और उनकी ड्रेनेज सिस्टम मतलब जल निकासी व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि वो उस दौर से बहुत आगे थी। बहुत आगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले नालियों वाली सड़कें बनाई और फिर उनके किनारे घर बनाए ताकि हर घर का गंदा पानी आसानी से मुख्य नाली में जा सके। मतलब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फिर घर। सही। और नालियां पक्की ईंटों से बनी थी और ऊपर से ढकी हुई थी। समय समय पर सफाई के लिए उनमें गड्ढे भी थे जिन्हें हम सम्प कहते हैं। सिंपर्प वो क्या होता है? मतलब मैनहोल जैसा समझिए, जहां ठोस कचरा जमा हो जाता था और सिर्फ पानी आगे बहता था। ये उस दौर के लिए एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। अविश्वसनीय। मतलब 450 साल पहले उनके पास ढकी हुई नालियां और मैनहोल थे। आज भी भारत के कई शहरों में ये एक सपना है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी प्लानिंग किस स्तर की थी। उनकी सड़कों और नालियों में तो कमाल की पब्लिक प्लानिंग दिखती है, लेकिन क्या ये प्लानिंग लोगों के निजी घरों तक भी जाती थी या वहां आके सब कुछ बेतरतीब हो जाता था? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब उनकी सोच को दिखाता है। घरों में भी एक पैटर्न था। ज्यादातर घर एक आंगन के चारों ओर बने कमरों से बने थे। ये आंगन ही शायद खाना पकाने और कटाई जैसी गतिविधियों का केंद्र था। और प्राइवेसी का भी कुछ जिक्र था। हाँ, प्राइवेसी पर खास जोर था। जमीनी मंजिल की दीवारों में सड़क की तरफ कोई खिड़की नहीं होती थी और मुख्य दरवाजे से आंगन का सीधा नजारा भी नहीं दिखता था। हर घर का अपना बाथरूम था और कई घरों में तो अपने कुएं भी थे। हर घर में? कई घरों में। अकेले मोहनजोदाड़ो में 700 से ज्यादा कुएं होने का अनुमान है। तो ये तो साफ है कि वो लोग बहुत संगठित थे। लेकिन क्या उनके समाज में भी अमीर और गरीब के बीच फर्क था जैसा आज होता है? पुरातत्वविद इसका पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए वे 2 तरह के सबूतों को देखते हैं। पहला है कब्रें। हड़प्पा की कब्रों में आमतौर पर मृतकों को बर्तनों और कुछ गहनों के साथ दफनाया जाता था, लेकिन मिस्र के फेरो की तरह वे अपने मुर्दों के साथ बेशकीमती खजाना नहीं दफनाते थे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इससे लगता है कि शायद समाज में बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता नहीं थी, या कम से कम वे उसे इस तरह दिखाते नहीं थे। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है विलासिता की चीजों को पहचानना। पुरातत्वविद रोजमर्रा की चीजों जैसे मिट्टी के बर्तन और लग्जरी आइटम में फर्क करते हैं। मिसाल के तौर पर फायोन्स से बने छोटे बर्तन। फायोन्स? ये क्या चीज है? फायोन्स एक तरह का प्रोटोग्लास था। समझिए कि उन्होंने रेत को पीसकर उसे चिपकाने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर एक ऐसा मटेरियल बनाया जिसे पकाकर एक सुंदर नीली हरी चमक दी जाती थी। इसे बनाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए ये उस जमाने का लग्जरी आइटम था। और ऐसी महंगी चीजें ज्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में ही मिलती हैं, छोटी बस्तियों में नहीं। इसका मतलब विशेषज्ञ कारीगर बड़े शहरों में रहते थे। शिल्प और उत्पादन के बारे में और क्या पता चलता है? कुछ बस्तियां तो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन का ही काम करती थीं, जैसे चनहुदड़ो। ये सिर्फ 7 हेक्टेयर की एक छोटी सी बस्ती थी, लेकिन एक तरह की इंडस्ट्रियल हब थी। अच्छा। हाँ, वहां मनके बनाने, शंख काटने, धातु का काम करने और मोहरे बनाने के कारखाने थे। वे कार्नेलियन जैसे लाल पत्थर, जैस्पर, क्रिस्टल, तांबा और सोने जैसी कई चीजों पर काम करते थे। पर ये सारा कच्चा माल आता कहाँ से था? सोना, तांबा ये सब तो हर जगह नहीं मिलता। यहीं पर उनका व्यापार कौशल सामने आता है। वे लंबी दूरी का व्यापार करने में माहिर थे। जैसे वे शंख के लिए गुजरात के तट पर नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियां बसाते थे, तांबे के लिए राजस्थान के खेतड़ी इलाके में अभियान भेजते थे और सोने के लिए दक्षिण भारत तक जाते थे। तो ये सिर्फ भारत के अंदर ही था? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब मेसोपोटामिया, आज के इराक से? हाँ, हमें पुरातात्विक सबूत मिले हैं कि वे ओमान से भी तांबा लाते थे और मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र है जो लगभग निश्चित रूप से हड़प्पा क्षेत्र ही था। उन ग्रंथों में लिखा है कि मेलुहा से कार्नेलियन, तांबा और सोने जैसी चीजें आती हैं। ये तो अद्भुत है। एक मेसोपोटामियाई मिथक में तो ये भी लिखा है, तुम्हारी चिड़िया हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज शाही महल में सुनाई दे। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि हाजा पक्षी हमारा मोर था। वाह! लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था, शहरों की प्लानिंग, व्यापार, मानकीकृत ईंटें, इन सबको कोई ना कोई तो नियंत्रित कर रहा होगा। क्या उनके कोई राजा थे, कोई सरकार थी? ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ पूरे इलाके में ईंटों, मुहरों और वजन में एक रूप था
किसी केंद्रीय सत्ता की तरफ इशारा करती है। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। दूसरी तरफ हमें मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह कोई भव्य महल या राजा का मकबरा नहीं मिला है। तो विद्वानों में इस पर क्या बहस है, क्या राय है? इसको लेकर 3 मुख्य विचार हैं। कुछ कहते हैं कि कोई शासक था ही नहीं, समाज में सब बराबर थे। दूसरे कहते हैं कि कोई एक राजा नहीं, बल्कि हर बड़े शहर का अपना अलग शासक था। और तीसरा, जो सबसे मजबूत तर्क लगता है, वो ये है कि यह एक राज्य था। एक ही राज्य? हाँ, क्योंकि कलाकृतियों और शहरी नियोजन में जो समानता है वो बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के संभव नहीं लगती। पर वो नियंत्रण कैसा था, किसी राजा का या पुजारियों की एक समिति का, ये हम नहीं जानते। और शायद हम ये तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम उनकी लिपि को ना पढ़ लें। ये इतनी रहस्यमयी क्यों है? रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि ये किसी भी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाती। इसमें 375 से 400 के बीच चिन्ह हैं जो वर्णमाला के लिए बहुत ज्यादा हैं, पर ये चित्रलिपि भी नहीं लगती और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। जब तक कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिलती जिससे इस लिपि को समझने की कुंजी मिले, तब तक हड़प्पा के लोगों के विचार, उनका इतिहास खामोश रहेगा। और फिर अचानक ये सब खत्म हो गया? इतनी उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ये भी एक बड़ा रहस्य है। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास ज्यादातर बड़े शहर वीरान होने लगे। लेखन, मोहरें, मानकीकृत वजन, सभ्यता की जो खास पहचान थी, वो सब गायब हो गई। पर क्यों? कई कारण बताए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या सरस्वती जैसी नदियों का सूख जाना। कोई एक कारण शायद पूरे पतन की व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि जो भी केंद्रीय हड़प्पा राज्य था वो बिखर गया और लोग छोटे छोटे गांवों में बसने लगे। ये तो इस कहानी का दुखद अंत है। लेकिन इस कहानी को हमने दोबारा खोजा कैसे? दशकों तक तो ये सबूत सबके सामने थे, पर किसी ने जोड़ा नहीं। बिल्कुल, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 19वीं सदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा से एक मोहर मिली थी, पर वे उसकी अहमियत नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि भारतीय इतिहास गंगा घाटी से शुरू होता है और ये मोहर शायद कहीं बाहर से आई होगी। तो असली धमाका कब हुआ? असली धमाका हुआ 1924 में, जब जॉन मार्शल, जो उस समय एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने लंदन के एक जर्नल में घोषणा की कि भारत में एक नई प्राचीन सभ्यता मिली है। तो दुनिया भर के इतिहासकारों में हलचल मच गई, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिली मोहरें ठीक वैसी ही थी जैसी मेसोपोटामिया की खुदाई में भी मिल चुकी थी। अचानक भारत का इतिहास, जो अब तक वैदिक काल से शुरू होता माना जाता था, वो एक झटके में 3000 साल और पुराना हो गया। एक जबरदस्त खोज। और अब लगभग 100 साल बाद आधुनिक विज्ञान इस कहानी में क्या नया अध्याय जोड़ रहा है? खासकर राखी गढ़ी की खोजों ने तो बहुत कुछ बदल दिया है। हाँ, राखी गढ़ी में हुआ आनुवंशिक शोध, जिसे आर्कियोजेनेटिक्स कहते हैं, एक गेम चेंजर है। वैज्ञानिकों ने वहां मिले 4500 साल पुराने कंकालों से डीएनए निकालने में सफलता पाई और उस डीएनए के विश्लेषण से 2 बहुत बड़ी बातें सामने आईं। पहली, कि हड़प्पा के लोग इसी जमीन के स्वदेशी लोग थे और आज के दक्षिण एशिया की ज्यादातर आबादी उन्हीं की वंशज है। और दूसरी बात ये कि इस शोध ने उस पुराने सिद्धांत को लगभग खारिज कर दिया है जिसमें कहा जाता था कि बाहर से आए आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया। डीएनए से पता चलता है कि हजारों सालों से इस क्षेत्र में लोगों की एक आनुवंशिक निरंतरता रही है। ये हमारे इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। तो इन पुरातात्विक जासूसों के काम की बदौलत हमने एक ऐसी दुनिया की झलक देखी जो शहरी नियोजन, शिल्प और व्यापार में अविश्वसनीय रूप से उन्नत थी। उनकी लिपि भले ही खामोश हो, पर उनकी ईंटें और हड्डियां एक शानदार कहानी कहती हैं। बिल्कुल, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि पुरातत्व में बहुत कुछ व्याख्या पर आधारित होता है। जिसे हम पुरोहित राजा कहते हैं, हो सकता है वो कोई व्यापारी हो। जिसे हम मातृ देवी की मूर्ति कहते हैं, हो सकता है वो किसी बच्ची का खिलौना हो। हर नई खोज हमारी समझ को और बेहतर बनाती है और कभी-कभी उसे पूरी तरह से चुनौती भी देती है, जैसा कि राखी गढ़ी के डीएनए शोध ने किया है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
राखीगढ़ी का आनुवांशिक अध्ययन इस क्षेत्र में हजारों वर्षों से लोगों की एक अटूट निरंतरता का सुझाव देता है। ये विचार उपमहाद्वीप के इतिहास और इसकी पहचान के बारे में हमें जो पारंपरिक कहानियां बताई गई हैं, उन्हें किस तरह से चुनौती देता है और भविष्य में हमारी अपनी जड़ों के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकता है।